हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेट जेआरएफ प्रिपरेशन विद एवीएस। मैं हूं अरुण। आज हम करने वाले हैं इंडियन सेंसस, जिसमें मैं आपको इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इसके बाद आपको इसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इसको 1.5 की स्पीड पर देख सकते हैं। जनसंख्या किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है देश की प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। वास्तव में आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवीय संसाधन अर्थात जनसंख्या का होता है, क्योंकि जनसंख्या आर्थिक विकास का साधन ही नहीं है, साध्य भी है। जनसंख्या अथवा मानवीय प्रयत्नों के अभाव में किसी भी प्रकार की आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन संभव नहीं है। देखो फ्रेंड, ऐसा होता है कि अगर मानवीय संसाधन किसी देश के बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो उस देश का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। जैसे कि अब अफ्रीका में बहुत सारा रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, पर वहाँ पे इतना लिटरेसी रेट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो इस वजह से वहाँ आर्थिक विकास नहीं हो पाया। ठीक है। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वृद्धि बेहद भयावह है। इसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। इस जनसंख्या विस्फोट ने देश की समस्त विकास योजनाओं को प्रभावित किया है। भारत में जो जनसंख्या का जो आकार है और जो जिस तरीके से जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है, उसको जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि पहले तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 130 करोड़। और उसके बाद जो जिस तरीके से ग्रोथ हुई थी 1951 के बाद से जो ग्रोथ शुरू हुई और 1991 तक एकदम तेजी से जो रैपिड ग्रोथ हुई है, इसलिए इसको जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया जाता है। भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न जानकारी प्रस्तुत करती है। क्या क्या जानकारी प्रस्तुत करती है? पहली जानकारी है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, मतलब लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, मतलब समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन क्या हुए और किस तरीके से हुए। तीसरा है कि जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, जैसे कि औसत उम्र क्या है जनसंख्या की, या लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, या फिर साक्षरता कितनी है, या फिर व्यवसायिक स्तर की संरचना कैसी है, स्वास्थ्य की अवस्था कैसी है, ये सारी चीजें। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या क्या है? देखो, पहला तो ये है कि सामान्य वृद्धि 1891 से लेके 1921 तक जो वृद्धि थी वो सामान्य वृद्धि थी। सामान्य वृद्धि इसलिए थी क्योंकि बहुत ज्यादा बर्थ रेट हाई था, और साथ ही साथ जो मृत्यु दर थी वो भी बहुत ज्यादा हाई थी। और मृत्यु दर हाई होने का कारण ये था कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं थी, कृषि बहुत कम होती थी, दुर्भिक्ष जो आते रहते थे, मतलब अकाल पड़ते थे, संक्रामक रोगों की वजह से बहुत ज्यादा मृत्यु होती थी, और चूंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं वगैरह जो अच्छी नहीं थी, तो इसलिए जो मृत्यु दर थी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। दूसरी थी मध्यम वृद्धि। मध्यम वृद्धि जो होती है वो होती है 1921 से लेकर 1951 तक। और इसके बाद क्या क्या होता है कि कृषि का उत्पादन वृद्धि हो जाती है, दुर्भिक्षों में कमी आने लगती है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो वृद्धि दर है वो थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ जाती है, मध्यम वृद्धि दर। 1921 को महाविभाजक वर्ष और कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ष क्या हुआ था, इस दशक में क्या हुआ था, जो जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो निगेटिव में दर्ज की गई थी। ये देख सकते हैं आप 1921 में जो जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है -0.31%, मतलब 10 की वृद्धि दर थी, नेगेटिव में थी। ठीक है। उस टाइम पे लिंग अनुपात कितना था? उस टाइम पे लिंग अनुपात था 955। और उसके बाद से आप देखेंगे लगातार 1921 के बाद से लगातार जो 10 की वृद्धि दर है वो बढ़ती ही रही है, और 10 की वृद्धि दर मैक्सिमम हो जाती है 1971 में, जो होती है 24.8%। ये मैक्सिमम है आज तक की। उसके बाद से आप देखेंगे कि जो वृद्धि दर है 10 की वृद्धि दर लगातार गिर रही, पर 24.80 थी, फिर 24.66 हुई है, फिर 23.87 हुई है। और करंट में जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 10 की वृद्धि दर हो गई है 17.7%। और लिंग अनुपात कितना हो गया है? 943। और वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। ठीक है। कब है ये? 2011 में। ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ से समझ सकते हैं भारतीय जनसंख्या वृद्धि के चरण। पहले चरण में धीमी जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, और ये 1921 का जो महाविभाजक वर्ष है 0.31% की निगेटिव ग्रोथ हुई है। उसके बाद दूसरा चरण है स्थिर जनसंख्या की वृद्धि, मतलब जनसंख्या स्थिर है पर धीरे से बढ़ रही है। ठीक है। तीसरा जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट होता है। तो जनसंख्या विस्फोट मेनली कब होता है? 1951 से लेके 1981 के बीच में। और ये चतुर्थ जो स्टेज है उसमें है जनसंख्या में उच्च वृद्धि के साथ गिरावट, मतलब जनसंख्या में वृद्धि तो बहुत ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि
पॉपुलेशन का आकार इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से वृद्धि जो निवल वृद्धि होती है वो ज्यादा हो जाती है, लेकिन ग्रोथ रेट उसकी जो है वो कम हो गई है। जैसे कि पहले 4% जो की ग्रोथ रेट थी, तो अब वो गिर के 2.1 या फिर 2.0 हो जाए, तो ग्रोथ रेट तो अभी भी है, पर ग्रोथ रेट पहले से कम हुई है, तो गिरी हुई ग्रोथ रेट के साथ वृद्धि। ठीक है, तीव्र वृद्धि मैं आपको बता चुका हूँ 1951 से लेके 2011 की ईस्वी में ये बता रहा है, पर आप समझ सकते हैं 1951 से लेके 1991, क्योंकि उसके बाद से जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धीमे धीमे कम होने लगी है। ठीक है, वर्तमान समय में जन्म दर जो है 21.4 पर 1000 व्यक्ति पर मृत्यु दर जो है 7 हो गई। पर ये आंकड़े पुराने हैं 2020 के, तो मैं आपको बताता हूँ अभी वर्तमान में जो वृद्धि दर है वो 21.4 है और मृत्यु दर 6 के आसपास आ गई है। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है? अकाल पर नियंत्रण हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि अकाल पर नियंत्रण हो जाता है तो इससे पंचवर्षीय योजना में कृषि की उत्पादन बढ़ जाता है, तो इसके जनसंख्या की खाद्यान्न की आपूर्ति होने लगती है। चिकित्सा में सुधार हो जाता है तो मृत्यु दर में कमी आने लगती है। जन्म दर अधिक होने से सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक पिछड़ापन और गर्म जलवायु बढ़ना। देखो जन्म दर अधिक है यहाँ पे भारत में, वो क्यों है? क्योंकि सामाजिक आर्थिक कारण है कुछ तो, कि भाई जो संतान होती है भगवान का वरदान है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दूसरा सांस्कृतिक पिछड़ापन ये बता दिया मैंने आपको, गर्म जलवायु होने की वजह से भी क्या होता है, फर्टिलिटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसलिए। और तीसरा कारण ये है कि औसत आयु अर्थात जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है इसलिए जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है। इसको आप ग्राफ के अनुसार भी समझ सकते हैं लिंगानुपात को। 1901 में जो लिंगानुपात था वो 972 था 1901 में। उसके बाद 1921 में जो महाविभाजक वर्ष बोला जाता है 955 था। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के बाद जो पहली जो घटना हुई थी 1951 में, उसमें जो लिंगानुपात था वो 946 था। ठीक है, उसके बाद से लिंगानुपात पहले कम हुआ है 1971 में 930 तक हुआ, फिर उसके बाद फिर से बढ़ा 934 हुआ, 1991 में 927 था, और ये वर्तमान में जो लिंगानुपात है फिर से 943 हो गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? किसी देश या क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, किसी 1 किलोमीटर में निवास करने वाले टोटल लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात निकालते हैं 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, उसको लिंगानुपात बोलते हैं। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की जो आयु का समूह है उसमें कितने बालकों पे कितनी बालिकाएं हैं वो होता है शिशु लिंगानुपात। 10 की वृद्धि दर 10 वर्षों के कालखंड में निकालते हैं कि 10%, 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई, वो होता है 10 की वृद्धि दर। साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर 7 साल या उससे अधिक जो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता हो उसको साक्षर मानेंगे। ठीक है, नगरीय क्षेत्र, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे सभी स्थान जहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, अधिसूचित नगर या फिर छावनी बोर्ड मिलते हैं उनको हम क्या मानेंगे? नगरीय क्षेत्र मानेंगे। क्या क्या मिलना चाहिए? नगर पालिका हो या तो, या फिर नगर निगम हो, या फिर अधिसूचित नगर निगम समिति हो, या फिर छावनी बोर्ड हो। इन चारों में से कुछ भी होगा तो हम उसको नगरीय क्षेत्र मान लेंगे। ठीक है, इसकी 3 शर्तें होती है, जो कम से कम जनसंख्या है वो 5000 हो, कार्यशील जो पुरुषों की जनसंख्या है उसका 75% भाग जो है गैर कृषि कार्यों में काम करता हो। तीसरा है कि जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर किलोमीटर हो। ठीक है, शहर किसको बोलेंगे? 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को शहर बोलते हैं। नगर की कंडीशन में आपको 4 बताई थी, या तो नगर निगम हो, या छावनी बोर्ड हो, या फिर अधिसूचित नगर समिति हो। ठीक है, कार्य सहभागिता दर क्या होता है? कुल जनसंख्या की तुलना में कुल कर्मियों के प्रतिशत को कार्य सहभागिता, मतलब जनसंख्या 100 की है उसमें काम करने वाले सिर्फ अगर 35 हैं तो कार्य सहभागिता दर जो है 0.35% के आसपास हो जाएगी, 35% हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको जिस चीज का इंतजार था ये वो है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, नंबर 1 पे कौन है। तो देखो जनसंख्या के मामले में भारत में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या है 19,98,12,341। ठीक है, इसकी जो ग्रोथ रेट है 10 की वृद्धि दर है जो 20.9% है।
भारत की कुल जनसंख्या का 16.5 मतलब 16.5% सिर्फ लोग कहाँ रहते हैं, यूपी में रहते हैं। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की, यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो वही लक्षद्वीप, नीचे देखेंगे लक्षद्वीप, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, मिजोरम, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले टॉप 5 राज्य, तो आप ये बता ही देंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या पूछी जाती है तो लक्षद्वीप, दमन दीप, दादरा नगर हवेली। और सबसे कम चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसमें हुई है, तो 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा हुई है दमन दीव। 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है आपसे तो दमन दीप और दादरा नगर हवेली, उसके बाद मेघालय, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर बिहार में। और मिनिमम अगर 10 की वृद्धि दर पूछी जाती है तो नागालैंड, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुई है, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर लक्षद्वीप, फिर अंडमान एंड निकोबार समूह। मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई है वो दादरा नगर हवेली में कैसे हुई है। ये देखो, दादरा नगर हवेली 10 की ग्रोथ रेट 55.5%, और ये दमन दीप में 53.54%। और दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा, ये तो पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ये मेघालय, 27.95% की इसमें ग्रोथ रेट हुई है, तेजी से बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 25.92% की ग्रोथ रेट से वृद्धि हुई है। और उसके बाद आपको ऊपर मिलेगा बिहार 25.7% के हिसाब से। तो आपको याद क्या रखना है कि सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किसमें हुई है। अगर आपसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा जाता है तो आप बताएंगे दमन एंड दीप, दादरा नगर हवेली, फिर मेघालय, फिर पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे राज्य जिनमें सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है, राज्य सिर्फ बोला जाता है। अगर सिर्फ राज्य बोला जाएगा तो आप क्या क्या देखेंगे, सिर्फ राज्य के मामले में आप बताएंगे कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को सम्मिलित किया जाता है तो आप बताएंगे कि सबसे कम हुई है नागालैंड में, केरल में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम 10 की वृद्धि दर राज्यों में कहाँ कहाँ पे हुई है, तो नागालैंड, केरल, तमिलनाडु और गोवा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए ताकि आपको बना याद बना रहे। नागालैंड में 0.6% की ग्रोथ रेट हुई है जो कि निगेटिव में है, जो कि सबसे कम है। उसके बाद केरल में देखेंगे तो 4.85% की है। उसके बाद आप तमिलनाडु की देखेंगे तो 4.9% की है। और वहीं आप अगर गोवा की देखेंगे तो ये भी 8.7% की ग्रोथ रेट के साथ वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है कि लिंगानुपात साक्षरता के अनुसार राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिंगानुपात के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है तो आप बताएंगे केरल में, फिर पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अब आप एक बार लिस्ट में देख लीजिए लिंगानुपात सबसे ज्यादा केरल, केरल का लिंगानुपात है 1084 नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे आता है ये पुडुचेरी 1037। उसके बाद नंबर 3 पे आता है तमिलनाडु 996। उसके बाद आंध्र प्रदेश 993। इस तरीके से सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिंगानुपात अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा आता है तो आप बताएंगे केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उसके बाद है ये छत्तीसगढ़। ठीक है, पर आपसे अगर ये पूछा जाता है कि लिंगानुपात राज्यों के क्रम में सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो आप बताएंगे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम और गोवा। ठीक है, इसी तरीके से साक्षरता देख लेते हैं, नहीं पॉपुलेशन डेंसिटी देख लेते हैं पहले। पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे कितनी ज्यादा है। अब देखिए बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106 मतलब 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 1028। उसके बाद आप देखेंगे कि केरल में है 860। उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में है 829। उसके बाद हरियाणा में है 573। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि राज्यों के क्रम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी
कि 5 राज्य, टॉप 5 राज्य बताइए जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बिहार में, फिर बंगाल में, फिर केरल में, यूपी में और हरियाणा में। लेकिन आपसे पूछा था कि ओवरऑल पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के। तो आप बताएंगे दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुडुचेरी में, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। आप एक बार इस लिस्ट में देख लीजिए। अगर आप ओवरऑल पूछा जाएगा तो यूटी हिसाब से सबसे ज्यादा दिल्ली में 11,320, उसके बाद उसके बाद जो है चंडीगढ़ में है 9,258, उसके बाद पुडुचेरी में है 2,547 और उसके बाद दमनदीप और दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप में। ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि एजुकेशन के मामले में कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जो टॉप पे हैं। तो एजुकेशन के मामले में आप देख लीजिए केरल की एजुकेशन आप देखेंगे तो कितनी है 96.1%। तो केरल नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे आपको मिलेगा यहाँ पे मिजोरम। नंबर 3 पे आपको मिलेगा यहाँ पे गोवा। नंबर 4 पे आपको मिलेगा यहाँ पे त्रिपुरा। नंबर 5 का आपको मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि एजुकेशन के मामले में टॉप 5 राज्य कौन कौन से, तो आप कहेंगे केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन आपसे अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो ओवरऑल में कौन सा आएगा, नंबर 1 पे केरल आएगा, फिर दूसरे पे आएगा लक्षद्वीप, तीसरे पे मिजोरम, चौथे पे गोवा, पांचवे पे त्रिपुरा, छठवें पे दिल्ली। एक बार मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। अगर ओवरऑल में पूछा जाता है तो आपसे नंबर 1 पे आएगा केरल और नंबर 2 पे आएगा मिजोरम। नहीं, अगर आपसे ओवरऑल में पूछा जाता है तो नंबर 1 पे आएगा केरल और उसके बाद आएगा लक्षद्वीप, उसके बाद आएगा आपका ये मिजोरम और उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अब ये भारत की जनगणना से संबंधित कुछ 2-4 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि आपकी जो पहली जनगणना कब हुई थी, ये हुई थी 1872 में। और किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। और परंतु 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर नियमित जनगणना शुरू हो गई है। ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था वो प्रकटक शिक्षिका मतलब कंप्यूटर शिक्षिका थी और स्लोगन था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। भारत विश्व की जनसंख्या का 7.5% है। जो वर्ल्ड में मान लो अगर 100% जो पॉपुलेशन है तो उस 100% में से 17.5% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ भारत में रहती है। भारत की जो 10 की वृद्धि दर है वो मैंने आपको बताई थी 17.7%। अगर जब भी आपको मिलेगा तो ये 17.7% लिखा मिलेगा, आपको यही मार्क करना। अगर ये ना मिले तब आपको 17.64 की तरफ जाना होगा। ठीक है। बीते 10 वर्षों में जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई है। इस दौरान जनसंख्या में 18.18 करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है। 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंग अनुपात 933 से बढ़ के 943 हो गया है। देखो 2001 में जो लिंगानुपात था कितना था 933 और 2011 में बढ़ के कितना हो गया 943। ठीक है। पिछले दशक में महिलाओं की साक्षरता दर में 12% की तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 7% की। 2001 में जितने महिलाओं की साक्षरता दर थी उससे ज्यादा 12% बढ़ी है और पुरुषों की जितनी थी साक्षरता दर उसमें 7% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे आप इस पाई चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है। तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश जो कि भारत की जनसंख्या का 16.5% अकेले इसी में है। नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र जो कि 9.28% है। नंबर 3 पे आता है बिहार 8.60%। नंबर 4 पे आता है वेस्ट बंगाल जो कि 77.54% है और नंबर 5 पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। इस तरीके से आप देख लें। दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, दिल्ली पॉपुलेशन के मामले में 18th नंबर पे आता है। इसमें जो पॉपुलेशन है 1.39% है ओवरऑल इंडिया का। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है आप ये हमें बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में। 2018 तक विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो दिल्ली बन जाएगा। अभी आप देखेंगे तो टोक्यो 37 मिलियन निवासियों के साथ सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके पश्चात नई दिल्ली है जहाँ पे 29
मिलियन है। उसके बाद संगाई है जिसमें 26 मिलियन, उसके बाद मैक्सिको सिटी है जिसमें 22 मिलियन है, तथा उसके बाद साओ पोलो जो ब्राजील की सिटी है इसमें 22 मिलियन है। तो अभी तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे जो हाईएस्ट पॉपुलेशन जिस सिटी में रहती है वो टोक्यो है। अभी नई दिल्ली दूसरा नंबर पे है, पर 2028 के हिसाब से 2028 आते आते तक दिल्ली नंबर 1 बन जाएगा पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है। नागालैंड में आपको बता चुका हूँ देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि में ह्रास हुआ है, और नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है। पिछले दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड की थी, पर इस बार क्या हुआ है, ये सबसे कम रही है। ठीक है। ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पूरे भारत में। सर्वोच्च लिंगानुपात केरल का है, और उसके बाद पुडुचेरी का है। सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तथा चंडीगढ़ का है। ठीक है। नागालैंड के लोंगलोंग में 58.3% किफिरे में इतने था। किफिरे में 3045% जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। अभी आप यहाँ से देख लेंगे, आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप सब लोग इसी तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थान घटते क्रम में 5 का देखेंगे आप। सब सर्वाधिक वृद्धि दर तो देखो 55.5% दादरा नगर हवेली दमन दीव, उसके बाद पुडुचेरी 27.72%, मेघालय 27.82%, अरुणाचल प्रदेश 25.92%। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का देखेंगे आप 1084, पुडुचेरी का 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, छत्तीसगढ़ का 991। न्यूनतम वृद्धि दर अगर आप देखना चाहेंगे तो नागालैंड की मैंने आपको बता चुका हूँ जो नेगेटिव में है। उसके बाद केरल की 4.85, उसके बाद तमिलनाडु की आती है 4.9, उसके बाद लक्षद्वीप 6.23, उसके बाद अंडमान निकोबार 6.58, उसके बाद गोवा 8.7। न्यूनतम लिंगानुपात अगर आप देखेंगे तो दमन एंड दीव का है, फिर दादरा नगर हवेली का है, फिर चंडीगढ़ का है, हरियाणा का आपको याद रखना जो कई बार पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में 879, उसके बाद जम्मू कश्मीर का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसमें है, तब आप कहेंगे दमन एंड दीव में। पर आपसे ये पूछाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो आप हरियाणा का नाम लेंगे। अगर राज्यों के मामले देखेंगे तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, और राज्य तथा केंद्र प्रशासित दोनों को मिलाकर देखेंगे तब ये लिंगानुपात दमन एंड दीव का सबसे कम है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले अगर आपको राज्य देखने होंगे तो आप बताएं केरल नंबर 1 पे है, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी यहीं पे होगी, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। और न्यूनतम साक्षरता के आधार पर अगर देखा जाए तो आपको सबको पता ही है बिहार में न्यूनतम साक्षरता है 61% के आसपास, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। ठीक है। न्यूनतम साक्षरता के मामले में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता भी यहीं पे होगी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक महिला साक्षरता अगर देखनी होगी तो जहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता है वहां पे सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता होगी, वहीं पे सबसे ज्यादा महिला साक्षरता होगी, तो जैसे केरल में, फिर मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा एंड त्रिपुरा। न्यूनतम महिला साक्षरता अगर देखी जाएगी तो आप वहां पे जहाँ पे सबसे कम साक्षरता वहां पे महिलाओं की साक्षरता भी सबसे कम होगी, जैसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इवन उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो काफी कम है, 57.18% के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व अगर आपसे पूछा जाए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के पूछा जाएगा तो आप बताएंगे दिल्ली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर पुडुचेरी में, फिर दमन दीव, उसके बाद लक्षद्वीप। पर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्यों के आधार पर सिर्फ पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बिहार, वेस्ट बंगाल और केरल और उत्तर प्रदेश। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों के शासित प्रदेशों का सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछा जाता है तो अरुणाचल प्रदेश का 17 है, अंडमान निकोबार का 46 है, मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है और नागालैंड का 119 है। ठीक है। जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आप इनको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं कि जैसे कि जनसंख्या कितनी है तो 121 करोड़ 85 लाख चौवन नहीं 121 करोड़ 85 लाख 49,770 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। पुरुष साक्षरता है 51%, 47%, और महिला साक्षरता है 48.53%। ठीक है।
नगरीय प्रतिशत जो है, अर्बन जो परसेंटेज है वो है 31.16%। मतलब अर्बन में इतने लोग रहते हैं, नगर में इतने लोग रहते हैं हमारे यहाँ भारत में। अर्बनाइजेशन जो है 13.16% है। और जो वृद्धि दर रही है, जो 10 की वृद्धि दर, वो 17.7% रही है। वार्षिक वृद्धि दर है जो 1.64% है। और जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात जो है वो 943 है। ये आपको मैं बता चुका हूँ सारा कुछ। साक्षरता जो है 73% है। ओवरऑल पुरुषों की साक्षरता 80%, 80.88%। महिला साक्षरता जो है 64.63%। और जो जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है। ठीक है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, उसके बाद से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कोई है तो वो है जम्मू कश्मीर। दूसरे नंबर पर लद्दाख है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में। सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाता है जनसंख्या के मामले में तो दिल्ली है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में लक्षद्वीप है। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वो 945 है। ठीक है। अनुसूचित जातियां जो है इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 16.6% है। अगर आप उनको संख्या में देखेंगे तो 20.13 करोड़ है। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 है और ये टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। जिनको हम एसटी बोलते हैं, इनको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है और ये संख्या में 10.42 करोड़ है। ठीक है। जनजातियों के मामले में सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में है और पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। मतलब पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब में कोई भी एसटी नहीं पाया जाता, कोई भी शेड्यूल ट्राइब नहीं पाया जाता है। और इसी तरीके से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी एससी शेड्यूल कास्ट नहीं पाया जाता है। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता, देखो अनुसूचित जाति मतलब जो एससी, जो मतलब शेड्यूल कास्ट होता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज के मामले में पंजाब में मिलेंगे और सबसे कम परसेंटेज उनका जो मिलेगा वो आपको मिजोरम में मिलेगा। लेकिन सर्वाधिक संख्या जो है आपको उनकी उत्तर प्रदेश में मिलेगी और सबसे कम संख्या मिजोरम में मिलेगी। आप इसको ठीक से समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा संख्या के मामले में बात करी जाएगी तो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जातियां आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगी, सबसे कम मिजोरम में मिलेंगी। लेकिन आपसे अगर परसेंटेज पूछा जाए उनका शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जातियों का, तो सबसे ज्यादा पंजाब में मिलेगा और सबसे कम कहाँ मिलेगा, मिजोरम में मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया शेड्यूल ट्राइब का मतलब एसटी का, कि सबसे ज्यादा जो एसटी है वो आपको संख्या के मामले में मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। और परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा एसटी जो है वो मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है। धार्मिक जनगणना की अगर आप बात करेंगे तो हिंदुओं की जो कुल संख्या है वो 96.63 करोड़ है, जिसको आप परसेंटेज में देखेंगे तो 79.8% हिंदू है। ठीक है। मुसलमान देखेंगे तो 17.22 करोड़ है, मतलब 14.2% है। उसके बाद हिंदुओं की जो 10 की वृद्धि दर है वो 16.8% है। मुसलमानों की 10 की वृद्धि दर 24.64% है। मतलब आप कह सकते हैं कि मुसलमानों की जो वृद्धि दर है वो ज्यादा है, हिंदुओं की जो वृद्धि दर है वो कम है। ठीक है। For watching this video. If you found my video helpful to you, please like, share and subscribe to my channel. इसमें बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। और आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन प्लीज पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।